So hello everybody and welcome to this audiobook of The Prince Caspian. प्रिंस कैस्पियन की इस हिंदी ऑडियो बुक समरी में आप सबका स्वागत है। अगर आप नहीं जानते कि नार्निया क्या है तो मैं बता दूं कि ये वीडियो है एक नार्निया की एक कहानी के बारे में। नार्निया एक बुक सीरीज है जिसके अंदर है 7 बुक्स। इस सीरीज को लिखा है C.S. लुइस ने। इसके ऊपर 3 मूवीज भी बनी है। मूवीज मत देखना, बुक सुनो क्योंकि यहाँ है ज्यादा स्टोरी, मजेदार कैरेक्टर्स और मेरी बढ़िया क्रिस्प आवाज। और ये है द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया की बुक 4 द प्रिंस कैस्पियन। अगर आपने पहली 3 बुक्स नहीं सुनी है तो उन तीनों की ऑडियो समरी हमारे चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, उन्हें जाके जरूर देखें। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा हर किसी को जो कि ऑलरेडी इस बुक समरी को, ऑडियो बुक समरी को फॉलो कर रहा है और जो कि यहाँ पर नया है, कि इन बुक्स को खुद पढ़ें क्योंकि ये बुक्स बहुत एंजॉयबल हैं, बहुत अच्छी हैं, इजी रीड हैं और आसानी से आप इन्हें पढ़ पाएंगे और जल्दी पढ़ पाएंगे क्योंकि छोटी हैं, आसान है पढ़ने में और मजेदार कहानी है इनके अंदर। अगर आपने पहली 3 बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में भी है और चैनल पे जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। ये है बीइंग सिनेफाइल। यहाँ पे हम कहते भी फिल्म्स हैं, चलते भी फिल्म्स हैं, खाते भी फिल्म्स हैं, पीते भी फिल्म्स हैं और सोते भी फिल्म्स ही हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है कुछ कहानियों में, फिल्म्स में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन्हीं सारी वीडियोस के अपडेट्स के लिए फॉलो कर रहे हैं हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और चलिए इस कहानी की शुरुआत द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया बुक 4 प्रिंस कैस्पियन चैप्टर 1 द आइलैंड। लूसी, सूजन, पीटर और एडमंड को नार्निया से वापस इंग्लैंड आए हुए पूरा 1 साल हो चुका था। उन लोगों ने नार्निया की जादुई जमीन पर राज तो कई सालों तक किया था, पर जब वो लोग उस अलमारी से होते हुए वापस इंग्लैंड पहुंचे थे तो वहां जैसे समय बीता ही नहीं था। और सिवाय एक समझदार बड़े इंसान के उन्होंने नार्निया के अपने रोमांच के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। उस दिन वो चारों एक बहुत ही सुस्त से स्टेशन पर अपनी अपनी रेलगाड़ियों के इंतजार में खड़े थे। एक रेलगाड़ी सूजन और लूसी को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में ले जाने वाली थी और उसके आधे घंटे बाद आने वाली एडमंड और पीटर को लड़कों के स्कूल में ले जाती। लूसी जो कि पहली बार एक बोर्डिंग स्कूल में जा रही थी कुछ कहती है और सूजन उससे पूछती है कि उसने क्या कहा, जिस पर वो खुद ही एक अजीब सा चेहरा बनाने लगती है, जिसे देखकर पीटर पूछने तो ये वाला होता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर वो पूछता है कि तुम मुझे खींच क्यों रहे हो। एडमंड भी कुछ ही देर में खींचे जाने की शिकायत करता है और उन चारों बच्चों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। और तभी एकदम से वो चारों अपने आप को इंग्लैंड के एक स्टेशन से एक कतई घने जंगली जमीन के टुकड़े पर पाते हैं। उस जगह को देखकर सूजन कहती है कि हम वापस नार्निया तो नहीं आ गए, जिस पर पीटर कहता है कि हम कहीं भी हो सकते हैं, पर इन घने पेड़ों की वजह से हमें कुछ नहीं दिखने वाला। वो चारों उस घने जंगल से निकल के अपने आप को एक रेतीले समुद्री तट पर पाते हैं और उन चारों को भूख सी भी लगाती है और वो सब पाते हैं कि उनके पास खाने वाले लोग 4 हैं और सैंडविचेस सिर्फ 2। इसके बाद कुछ देर समुद्र में खेलने के बाद उन लोगों को जोरों की भूख लग आती है और लूसी कहती है कि भूख से ज्यादा उसे इस समय प्यास लगी है। वो सब उस बीच और उस जंगल में देखते हैं और वो पूरी जगह का जायजा लेने लगते हैं और कई घंटों चलने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो लोग एक टापू पर हैं और एक थका देने और भूख से तड़पा देने वाले सफर के बाद उन लोगों को एक छोटी सी बह रही नदी मिल जाती है, जिसे देखते ही वो लोग उसके ऊपरी छोर की तरफ चढ़ते हैं जहाँ ज्यादा मीठा पानी होता है और वहाँ पहुंचकर ढेर सारा पानी पी लेते हैं और अपने चेहरों को भी उसमें डुबा लेते हैं। कि इसके बाद सूजन और एडमंड में उन सैंडविचेस को खाने के बारे में बहस होने लगती है। एडमंड कहता है कि उन्हें सैंडविचेस को अभी खा लेना चाहिए और सूजन कहती है कि उन्हें और बुरी हालत होने तक उन्हें बचा कर रखना चाहिए। इस पर एडमंड कहता है कि इस जगह का मौसम इंग्लैंड के मुकाबले बहुत गर्म है और वो लोग पहले से ही कई घंटों से उन सैंडविचों को अपनी जेबों में लेके घूम रहे हैं। अगर उन्होंने और इंतजार किया तो उन्हें सैंडविचों की जगह एक ऐसी चीज खाने को मिलेगी जो कि सैंडविचेस हुआ करती थी। ये सुन के वो चारों उन 2 सैंडविचों के 4 हिस्से करके खा लेते हैं और फिर और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं और कई घंटों तक और चलने के बाद उन सबको एक मीठी सी खुशबू आने लगती है और लूसी कहती है कि यहाँ आसपास पका एक सेब का पेड़ है। वो सब कुछ और उबड़ खाबड़ हिस्सों से होते हुए उस सेब के पेड़ तक पहुंच ही गए और उन्होंने एक सुनहरे सेब का पेड़ देखा। और जब वो लोग उन रसीले खूबसूरत सेबों के मजे ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई सारे सेब के पेड़ थे। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें वहाँ एक ऊंची पर जर्जर दीवार दिखी जिसे जंगली पौधों और बेलों ने अपना शिकार बनाया हुआ था और थोड़े और जंगली पेड़ पौधों से होते हुए वो चारों अपने आप को एक खुले बगीचे में पाते हैं जहाँ खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे और छोटी घास थी। और उस जगह पर आकर अब उन लोगों को अच्छा लग रहा था क्योंकि आखिरकार वो लोग अपनी कमरों को सीधा करके सुकून से चल पा रहे थे। चैप्टर 2 द एंशिएंट ट्रेजर हाउस। उस बगीचे को अच्छे से देखकर सूजन कहती है कि ये कोई बगीचा नहीं है, ये एक किला है और जहाँ हम खड़े हैं ये उस किले का बरामदा रहा
होगा। ये सुन के एडमंड कहता है कि हाँ, हुआ तो ये किला ही करता था, पर एक जमाने पहले। इसके बाद लूसी कहती है कि वो जानना चाहती है कि इस जगह को क्या हुआ होगा और जो लोग यहाँ रहते होंगे उनका क्या हुआ होगा। साथ ही में लूसी ये भी बताती है कि उसे इस जगह पर आके बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है और पीटर उससे पूछता है कि क्या सच में, क्योंकि उसे भी इस जगह पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ये सारी बातें करते हुए उन लोगों ने उस बरामदे को पार कर लिया था और सामने दिख रहे दरवाजे के पार एक ऐसी पतली सी जगह पर पहुंच गए थे जो कि जरूर एक जमाने में एक बड़ा सा हॉल रहा होगा। उस जगह की छत ही नहीं और उसके फर्श पर भी घास और डेजीज ने अपना डेरा जमा रखा था। उस जगह में एक थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा भी था जिसे देख के सूजन पूछती है कि ये मचान जैसा क्या है, जिसपे पीटर कहता है कि ये बिल्कुल उस जगह जैसा है जहां हम जब नार्निया के राजा रानी थे तो उस पर दावत हुआ करती थी। और एडमंड कहता है कि दावत हुआ करती होगी यहाँ पर अभी दावत छोड़ के बाकी सब है यहाँ। इसके बाद वो सब देखते हैं कि परछाइयां लंबी होती जा रही थी, जिसका मतलब है कि अंधेरा होने वाला है। इस पर एडमंड कहता है कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हमें रात को आग जलानी पड़ेगी। पीटर बताता है कि उसके पास माचिस है और उन्हें आग के लिए लकड़ियां ढूंढनी चाहिए। अगले 1.5 घंटे तक वो चारों आसपास की हर जगह से आग जलाने के लिए तिनके, छोटी लकड़ियां और हर वो चीज इकट्ठी कर लेते हैं जिससे वो आग जला पाए। जलाने का ईंधन इकट्ठा करने के बाद अगली चुनौती थी ऐसी जगह ढूंढनी जहां वो लोग आग भी जला पाएं और आराम भी कर पाएं। कई जगहों पर विचार करने के बाद वो लोग उसी उभरी दावत वाली जगह पर आग जला लेते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं। लकड़ियां ढूंढते समय उन्हें एक पानी का कुआं भी मिल जाता है जिससे निकाल कर वो लोग पानी भी पी लेते हैं। ठंडे और थोड़े से कच्चे सेब पानी के साथ खाने पर पीटर के मन में ये ख्याल आता है कि उनके स्कूल में मिलने वाला खाना इतना बुरा भी नहीं है। सेब खत्म होने के बाद सूजन कुएं से पानी भरने जाती है और एक चीज लेकर वापस आती है। सूजन वो चीज पीटर के हाथ में देती है और उसे देकर उसके होश उड़ जाते हैं। पीटर वो चीज एडमंड और लूसी को भी दिखाता है जिसे देकर उन चारों के होश उड़ जाते हैं। वो एक शतरंज का घोड़ा था और कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, वो एक छोटा और भारी घोड़ा था क्योंकि वो खरे सोने से बना था और उसकी आंखों में छोटी छोटी रूबी लगी थी। खैर एक में तो लगी ही थी। सूजन बताती है कि उसे ये शतरंज का घोड़ा उस कुएं के पास पड़ा मिला। उस शतरंजी घोड़े को देख के लूसी कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है जिससे हम कैर पैरावेल में शतरंज खेला करते थे। इसके बाद पीटर सबकी शक्लें ऐसे देखता है जैसे उनके कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो और फिर खुद ही पूछता है कि क्या तुम में से किसी को भी समझ नहीं आया कि हम कहाँ हैं? जिस पर वो सब बिना जवाब दिए पीटर की शक्ल ताकते रहते हैं जैसे कि उसके बोलने का इंतजार कर रहे हों। और पीटर बताता है कि उसके हिसाब से वो सब कैर पैरावेल में है। जिस पर एडमंड कहता है पर तुम देख रहे हो ना कि ये जगह तो एक ऐसा खंडर है जैसे यहाँ सैकड़ों सालों से कोई नहीं आया हो। पीटर कहता है कि वही तो असली दिक्कत है, वरना उसके अलावा ऐसी कई चीजें हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। पहली बात, वो बरामदा बिल्कुल कैर पैरावेल के बरामदे जितना बड़ा है और ये जगह बिल्कुल उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा कैर पैरावेल का हॉल था। बस इमेजिन करो कि यहाँ एक छत हो और घास की जगह रंग बिरंगा फर्श। दूसरी बात, वो कुआं भी इस हॉल के दक्षिण में है जिस तरह हमारा कुआं, उसका ढांचा भी बिल्कुल हमारे कुएं जैसा है। तीसरी बात, सूजन को एक घोड़ा मिला जो कि बिल्कुल वैसा है जैसा हमारे शतरंजी घोड़ा था। चौथी बात, याद है जब कैलमनी राजा के एक राजदूत आए थे और उनके साथ हमने शतरंज खेला था और उसी दिन 2 मोल्स ने वो पेड़ के लिए गड्ढा खोदा था और कहा था कि हमें इन पेड़ों के फलों पर एक दिन बहुत नाज होगा, और ऐसा हुआ भी। इस पर एडमंड कहता है कि वो सब तो ठीक है पर हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उन सेब के पेड़ों को महल के दरवाजे के सामने बोएं। जिस पर पीटर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये पेड़ दरवाजे के बाहर हमने नहीं बोए हैं बल्कि इतने सालों में ये यहाँ उग गए हैं। इसी के साथ एडमंड ये भी कहता है पर ये भी तो देखो कि कैर पैरावेल एक टापू पे थोड़ी था। पीटर कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है और वो एक टापू से ज्यादा 3 तरफ से पानी से घिरा एक पेनिनसुला जैसा था। हो सकता है हमारे बाद किसी ने चौथी तरफ कुछ खुदाई करवाई हो। पर एडमंड कहता है कि हमारे बाद से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें नार्निया से गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और उस समय में कैर पैरावेल का एक खंडर बनना, 2 पेड़ों का उगकर ढेर सारे पेड़ों बड़ा झुंड बनना, हॉल और बरामदों के फर्श पर घास और पौधे उगना, महल के आसपास इतना बड़ा जंगल उगना और चौथी तरफ खुदाई होना, ये सब कैसे हो सकता है? तभी लूसी कहती है कि अगर ये कैर पैरावेल है और हम उसी हॉल में बैठे हैं तो हमारे बिल्कुल पीछे शाही खजाने वाले तहखाने में जाने का रास्ता होना चाहिए। और पीटर देखता है और उसे कोई दरवाजा नहीं दिखता बल्कि ढेर सारी बेलों का गुच्छा दिखता है। एडमंड एक लकड़ी लेके उन बेलों को हटाता है और उसकी लकड़ी किसी खोखली लकड़ी जैसी चीज पे टकराती है और सूजन उन सबसे कहती है कि क्या हम उस दरवाजे को सुबह नहीं ढूंढ सकते? अगर हमें यहाँ रात बितानी है तो मैं नहीं चाहती कि हमारे पीछे एक अंधेरा रास्ता खुला हो जहाँ से कुछ भी या कोई भी निकल सकता है। पीटर और एडमंड उस तहखाने को खोलने के लिए इतने उतावले थे कि उन्होंने सूजन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने अपने पॉकेट नाइफ्स टूटने तक उन बेलों को हटाने में लगे रहे। और जब वो बेलें हट गई तो वो
सब उस खोखली लकड़ी के ताले लगे दरवाजों को तोड़ने में लग गए, जिसे तोड़ने में उन्हें उनकी उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। उस दरवाजे के खुलने के बाद उन लोगों ने वहां पड़ी लकड़ियों से मशाल बनाने की कोशिश करी, पर वो बार बार बुझ रही और फिर उन्होंने 3 हफ्ते पहले एडमंड के जन्मदिन पर मिली उसकी बिजली वाली टॉर्च का इस्तेमाल किया। एडमंड सबसे पहले नीचे गया और पीटर ने उसे उस तहखाने की सीढ़ियां गिनने को कहा। उसने गिनी और वो 16 सीढ़ियां थी। इस बात को सुनकर लूसी बोली कि ये पक्का केयर पैरावेल है। एडमंड जब तहखाने के तल पे पहुंचा तो उसने अपनी टॉर्च को हर दिशा में घुमाया और वहां उन सबको जो दिखा उसे देख के उन सबके मुंह से एक जोर का ओ निकला। उस तहखाने में कई सारी अलमारियों में कई सारी कीमती चीजें भरी पड़ी थी। उस तहखाने में कई ताले लगे बक्से थे और कई हीरे, मोती, पन्ने, मूंगे, मानिक, पुखराज जैसे कीमती पत्थर जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे उन पर जमी धूल के ही एक हिस्से हों। सारे कीमती सामान के साथ साथ उस तहखाने में सैनिकों के कवच थे और हथियार भी थे। जब वो सब ये सारा सामान देके उनसे जुड़े किस्से याद करके अपनी यादें ताजा कर रहे होते हैं तो तभी एडमंड कहता है कि उन्हें इस टॉर्च की बैटरी ऐसे किस्से याद करने में खर्च नहीं करनी चाहिए। ये टॉर्च आगे बहुत काम आ सकती है। एडमंड ये भी कहता है कि उन्हें सिर्फ जरूरी काम का सामान लेके ऊपर चलना चाहिए, जिस पर वो सब सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या लेके जाना चाहिए। और पीटर कहता है कि उन्हें सिर्फ फादर क्रिसमस के दिए गए अपने अपने तोहफे लेके चलना चाहिए। वो तोहफे उन तीनों को उनकी जान से भी प्यारे हुआ करते थे। लूसी अपनी हीरे की शीशी ले लेती है जिसमें अभी भी आधे से ज्यादा वो जादुई कॉर्डियल भरा हुआ था, जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है और हर घाव भर जाता है। सूजन अपने तीरों का तरकश और कमान ले लेती है जिसका रस्सा अभी भी बेहतरीन हालत में था। सूजन अपना भोपू ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिलता। वो बताती है कि आखिरी बार जब वो लोग उस सफेद हिरण का शिकार करने गए थे तो सूजन वो हॉर्न अपने साथ लेकर गई थी और हो सकता है कि वो भोंपू उस दिन खो गया हो। इसके बाद पीटर अपनी तलवार और ढाल ले लेता है जिसमें अभी भी बिल्कुल भी जंग नहीं लगा हुआ था और वो शीशे सी चमक रही थी। एडमंड क्योंकि अपनी गलती की वजह से वहां नहीं था तो उसे कोई तोहफा नहीं मिला था। अपने तोहफों को पकड़ के पीटर को बिल्कुल एक राजा की तरह महसूस होता है और तभी उसे याद आता है कि उन्हें बैटरी बचानी है और वो सब अपना सामान लेकर ऊपर चले जाते हैं और एक आग जला के सो जाते हैं। चैप्टर 3 द ड्वार्फ। अगली सुबह वो चारों बहुत जल्दी उठ गए थे और जब रात के खाने में सेब, सुबह नाश्ते में सेब और हर समय के हर खाने में सेब हो तो इतना मजा नहीं आता। उन चारों ने ढेर सारा पानी उस कुएं से पिया और अपने अपने चेहरों को धो लिया, जिसके बाद एडमंड ने सबके मन की बात कह दी। उन्हें इस टापू से बाहर जाना होगा, उस चौथी तरफ को तैर के पार करना होगा। सूजन तो तैराकी की उस्ताद थी और पीटर और लूसी भी काम चला ही लेते, पर उन सबको चिंता थी एडमंड की। इस पर लूसी कहती है कि पर जब हम नार्निया पर राज करते थे तो हम तैराकी और घोड़सवारी जैसी चीजें किया करते थे। इस पर पीटर कहता है कि हाँ, पर हमारे शरीर भी तो बड़े थे और उम्र भी बड़ी ही थी उस समय। अब हम वापस अपनी उम्र के हिसाब से शरीरों में हैं। ये उम्र और समय वाली बातों पर एडमंड कहता है कि उन लोगों ने नार्निया में इतने साल बिताए, पर जब वो लोग इंग्लैंड वापस पहुंचे तो वहां जैसे समय ही नहीं बीता था, और जब उन्होंने इंग्लैंड में 1 साल बिताया तो नार्निया में सैकड़ों साल बीत गए। इसका मतलब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नार्नियन समय कैसा बीता है। इसकी सब बात करते हुए वो लोग चौथी तरफ देखते हैं और वहां उन्हें एक लकड़ी की नाव दिखती है जिसमें 2 सिपाही जैसे दिख रहे स्टील की टोपियां पहने दड़ियल आदमी जा रहे थे। उनमें से एक नाव के चप्पू चला रहा था और दूसरा कुछ पकड़े बैठा होता है जो कि हिल रहा होता है जैसे कि जिंदा हो। चारों बच्चे उस नाव को देखकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। जब वो नाव उस नदी के बीचों बीच आ जाती है तो उन दोनों नाव सवारों में से एक कहता है कि इसे पत्थर से बांध के डाल देना चाहिए। वो दूसरा वाला बोलता है कि पत्थर की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमने रस्सियां ढंग से बांधी हैं तो ये ऐसे ही डूब जाएगा। पीटर उन पेड़ों के पीछे से देख रहा होता है कि वो पहला सिपाही उस बंधी चीज को उठाता है और वो चीज झपटने लगती है और पीटर देखता है कि वो बिल्कुल एक जिंदा चीज है और एक बौना है। तभी पीटर को अपने कान के बगल में से एक टंग की आवाज आती है और वो देखता है कि वो सिपाही उस बौने को पानी में गिरा देता है। पीटर देखता है कि वो टंग की आवाज करने वाला तीर जो कि सूजन ने छोड़ा था वो एक सिपाही के हेलमेट पे लगा था। जैसे ही पीटर ने मुड़ के सूजन की तरफ देखा तो उसने पाया कि सूजन का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसने दूसरे सिपाही के लिए दूसरा तीर भी अपनी कमान में चढ़ा लिया था। वो बात अलग है कि दूसरा तीर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उसके साथी के हेलमेट पर वो तीर लगा वो दोनों सिपाही उस नाव से कूद के फरार हो गए और बच्चे उस नाव की तरफ टूट पड़े और उस नाव पे सवार होकर उन्होंने पहले उस बौने को पानी से निकाला। एडमंड ने अपने पॉकेट नाइफ से उस बौने की रस्सियां खोली और जैसे ही वो बौना रस्सियों से छूटा उसने बोला कि मेरे हिसाब से तो तुम भूत नहीं हो। खैर भूत हो या नहीं ये तो नहीं पता, पर जो भी हो मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। इस पर लूसी पूछती है पर हम भूत क्यों होते, और वो बौना बताता है कि उसने बचपन से कहानियों में सुना है कि इस जमीन के हिस्से में जितने पेड़ हैं उतने ही भूत भी बसते हैं और इन्हीं कहानियों की वजह से जब उन सिपाहियों को किसी को मारना होता है तो वो उसे यहाँ लाके मारते हैं। वो बात अलग है कि मुझे ये नहीं पता था कि वो यहाँ लोगों को डुबाते हैं या उनका गला काट देते हैं। अब कहानियों का तो नहीं पता, पर जिन लंगूरों को तुमने तीर से छीला है उनको भरपूर विश्वास था इस भूत वाली बात पे। इस पर सूजन बताती है कि वो दोनों मरे नहीं हैं बल्कि
की रिहाइश की तरफ भाग गए हैं। मैंने जानबूझ के उनमें से एक के हेलमेट पर मारा। इस पर वो बोना कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि वो दोनों भाग गए हैं, इससे बाद में दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर उन दोनों ने अपनी अपनी जबान बंद रखी तो बात अलग है। पीटर पूछता है पर वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे, जिस पर वो बोना खुशी से बताता है क्योंकि मैं एक खतरनाक मुजरिम हूँ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे तो लगा था कि तुम लोग मुझसे नाश्ता पूछोगे। वो क्या है ना कि मरने के इतना करीब आकर भूख बहुत लगती है। लूसी उसे बताती है कि नाश्ते के नाम पर उनके पास बस सेब है। इस पर वो बोना कहता है कि एक ताजी पकड़ी मछली से बेहतर नाश्ते के लिए कुछ नहीं होने वाला। फिर वो बोना उन चारों के साथ नाव में बैठ के उन्हें उस टापू से गोल घुमा के समुद्र की तरफ ले जाता है। और जैसे ही वो लोग समुद्र में पहुंचते हैं तो वो लोग वहां नार्निया में मिलने वाली इंद्रधनुषी रंग की पैवेंडर्स नाम की मछली पकड़ लेते हैं, जो कि वो लोग जब नार्निया में रहा करते थे तब खाया करते थे। मछलियां पकड़ के वो बोना उन्हें साफ करके कहता है कि अब बस इन्हें पकाने की जरूरत है। जिस पर एडमंड कहता है कि ऊपर किले में आग है। ये सुन के वो बोना एक बार फिर उन सबसे वादा लेता है कि वो पक्का जिंदा है ना, कहीं वो डूब के मर गया हो और उन चार भूतों के साथ यहीं भटक रहा हो। और वो चारों से यकीन दिलाते हैं कि वो जिंदा है। जिसके बाद वो सब उस मछली को एडमंड की टोपी में रख के किले में ले जाते हैं, जहाँ वो सब उस मछली को अच्छे से भून के खा लेते हैं। के बाद पीटर बोनने से पहले उन्हें उसकी कहानी सुनाने को कहता है और कहता है कि उसके बाद वो उसे उनकी कहानी सुनाएंगे। वो बोना बात मान जाता है और बताता है कि वो राजा कैस्पियन का दूत है। जिसे सुन के वो चारों एक साथ पूछते हैं वो कौन है। बोना बताता है कि राजा कैस्पियन नार्निया के 10वें राजा हैं। खैर हम पुराने नार्नियंस के तो हैं ही। जिस पर लूसी पूछती है पुराने नार्नियंस मतलब? पुराने नार्नियंस मतलब हम एक तरह से विद्रोही हैं और राजा कैस्पियन खुद एक नए नार्नियन है, एक टेलमरीन है। इसके बाद एडमंड कहता है कि उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा और फिर वो बोना राजा कैस्पियन की कहानी शुरू से बताने बैठ जाता है। टू बी कंटिन्यूड। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट 3 चैप्टर्स। पहले 3 चैप्टर्स द प्रिंस कैस्पियन किताब के ये थे। और कई लोगों को डाउट था कि मैं क्यों प्रिंस कैस्पियन बुक को कवर कर रहा हूँ, क्यों इसकी ऑडियो समरी बना रहा हूँ, क्योंकि इसकी फिल्म है ऑलरेडी। और मैंने लायन द विच एंड द वार्डरोब की भी बनाई थी, इसकी भी बनाई थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बुक्स हैं और जो मूवीज हैं वो बहुत ज्यादा ही अलग हैं। और दूसरी बात, अगर आपको मूवी देखनी है तो मूवी देख लो, बुक्स सुननी है तो बुक्स सुन लो। और बुक्स जो सुनाई जाएंगी यहाँ पे वो सुनाई जाएंगी कंप्लीटली, पूरी शुरू से लेकर अंत तक पूरी की पूरी कहानी। क्योंकि जैसे कि आपने अभी नोटिस करा कि जो कहानी अभी तक इन 2 चैप्टर्स में कवर हुई है या शुरुआती 2 से 3 चैप्टर में कवर हुई है, वो मूवी के शुरुआत के 5 मिनट भी नहीं है। और जो हिस्से बुक में कम है वो मूवी में ज्यादा है। अंत की तरफ बैटल थी वो बुक में बहुत कम थी, मूवीज में बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा है लेकिन वो मूवी में बहुत कम है। और ऊपर से मैं चाहता हूँ कि आपको एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिले पूरी की पूरी नार्नियन स्टोरी का, जहाँ पे आपको सारी चीजें पता हो अबाउट द नार्नियन स्टोरी। तो इसीलिए मैं ये बुक कवर कर रहा हूँ। और आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पार्ट 2, जिसके अंदर कवर होंगे और 3 चैप्टर्स। और हम बात करेंगे, जानेंगे प्रिंस कैस्पियन के बारे में। कौन है राजा कैस्पियन, कौन है नए नार्नियंस, कौन है पुराने नार्नियंस, कौन है टेलमरीन। सच बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने सिर्फ पहले 3 चैप्टर पढ़ के ऑडियो समरी बनाई है। जैसे जैसे आप जान रहे हैं वैसे वैसे मैं जान रहा हूँ। तो साथ में हम करेंगे इस बुक को कवर, इस कहानी को जानेंगे, इस खूबसूरत नार्नियन कहानी को। और अगर आपने अभी भी पहली 3 बुक्स नहीं सुनी तो जाइए जरूर। पहली बुक में आपको पता चलेगा नार्निया की शुरुआत कैसे हुई, नार्निया बना कैसे। दूसरी बुक में आपको एडवेंचर्स मिलेंगे पेवेंसी के चिल्ड्रन के, पेवेंसी भाई बहनों के, 4 भाई बहन जिनकी कहानी ये है। और तीसरी बुक में आपको मिलेगा एक अलग एडवेंचर, थोड़े अलग कैरेक्टर्स के साथ, जिसके अंदर शास्ता, रावेस, 2 घोड़े, एक घोड़ा एक घोड़ी, उनके आपको एडवेंचर्स मिलेंगे। और हम जाएंगे उस किताब के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं एक बहुत ही अलग तरीके के नार्निया को, बल्कि नार्निया से बाहर के एक जगह को, क्योंकि उसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत अलग है, जिसका नाम है कैलमन। और यही है उन 3 कहानियों में। और अभी ये 4थी कहानी जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है दूसरी बुक की, जहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं कहानी पेवेंसी चिल्ड्रन की। और ऐसी और वीडियोस के लिए, नार्निया की और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, जहाँ पे हम इन ऑडियो समरीज के अलावा भी नार्निया के बारे में बहुत बातों के बारे में बात करने वाले हैं। नार्निया के अंदर कौन कौन सी जगहें एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन से स्पेशल जानवर एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी स्पेशल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उन सब के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे और बात करेंगे नार्निया के बारे में। तो इसलिए वो सब देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नाम है बिंग सिनेफाइल, जहाँ हम खाते भी फिल्म है, नहाते भी फिल्म है, पहनते भी फिल्म है, कहते भी फिल्म है और सोते भी फिल्म है। और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, क्योंकि वहां पर स्टोरीज के थ्रू मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैं कौन सी वीडियो पे काम कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन सी वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसीलिए जरूर फॉलो करें वहां पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।